प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो हमारी अभिक्रियाएं रहती है वह विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण क्रिया। और फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण के बारे में ज़्यादा डिस्कस हम थर्ड लेसन के अंदर करेंगे। वहाँ पे पूरा टॉपिक संक्षारण का उस लेसन के अंदर है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे संक्षारण के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब तक जितनी अभिक्रिया हमने की है और विस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण क्रिया, इनमें जो अभिक्रिया प्रयोगात्मक है यानी हमारी लेबोरेटरी के अंदर जो संभव है, उन अभिक्रियाओं के जो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करें विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापित करना किसी चीज़ को, यानी जब एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करती है, उन अभिक्रियाओं में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे एक धातु Zn की रिएक्शन करा रहा हूँ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे होता क्या बेसिकली कि Zn जो होता है वह ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो जो भी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि यहाँ पे जो जिंक था और यहाँ पे कॉपर और सल्फेट दो अलग अलग यहाँ पे आयन है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जिंक जो होता है उसके पास इतनी पावर है कि इस सल्फेट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और यहाँ से इसको क्या कर सके, भगा सके। यानी अब क्या होगा, नया जो प्रोडक्ट आएगा वो किस तरह का होगा। अब जिंक के पास ये पावर थी कि जिंक ने सल्फेट को अपनी तरफ अटैक कर लिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो यानी अब क्या हुआ, हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह होगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कैसे किया जाए, तो उसमें क्या होगा कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या हुआ था यहाँ पे कि यहाँ पे जिंक जो था अधिक अभिक्रियाशील धातु है और यहाँ पे कॉपर क्या, कम अभिक्रियाशील धातु है, और कॉपर सल्फेट कम अभिक्रियाशील धातु का यौगिक है। तो जिंक ने क्या किया, उसके यौगिक से उसको हटा दिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, जैसे कि मैग्नीशियम का लेते हैं हम उदाहरण, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। अगर यहाँ पे हम बात करें तो कॉपर और मैग्नीशियम में भी क्या है, दोनों में अभिक्रियाशील कौन है, उनमें अभिक्रियाशील मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस प्रकार हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वह मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। फिर से एक अभिक्रिया और करना चाहेंगे हम। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ उसकी सोडियम के साथ और यहाँ पे हमारे पास फिर से कॉपर सल्फेट के साथ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये यौगिक कॉपर सल्फेट ही हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, दोनों धातुओं में हमें तुलना करनी पड़ेगी कौन सी धातु क्या क्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे सोडियम जो होता है क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नाम आपको याद बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पे कॉपर सल्फेट, तो अगर ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा यानी सल्फेट किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ, तब इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट। तो हमें उस सोडियम सल्फेट का फार्मूला में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी तरह में इनके साथ डायरेक्ट लगाना है, ऐसा नहीं है। जैसे सोडियम सल्फेट यानी कि सोडियम, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, एक होती है, और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, दो, इसलिए एक सल्फेट को दो सोडियम लगेंगे। यानी हमारे पास जो है फार्मूला होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। हमें अभिक्रिया में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका फार्मूला हमें सही तरीके से लिखना आना चाहिए, जो कि हमने पहले के वीडियो में, जिसमें हमने जो रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र हमें कैसे लिखने हैं, वो उस वीडियो में आप जा करके उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार हम सूत्रों को ठीक तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉपर। अब जैसे मैंने कहा भाई कॉपर सल्फेट जो है अकेला एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते, कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि जिंक के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसकी, फेरस सल्फेट की,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ जिंक जो होता है आयरन से भी क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह होगा जिंक सल्फेट प्लस Fe, क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, सल्फेट की भी क्या होती है 2, ये डायरेक्ट अटैच हो सकते हैं। आयरन की +2 होती है और यहाँ पे सल्फेट की भी क्या -2 होती है, तो ये आप भी आपस में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो यानी ये फार्मूले भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कम क्रियाशील धातु को जो अभिक्रियाशील धातु है वो उसको विस्थापित कर रही है। अब इनकी एक श्रेणी है जिसको हम क्रियाशील धातुओं की श्रेणी जो होती है उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, यानी कि उनको हम बोलते हैं क्रियाशील धातुओं की श्रेणी। और उस श्रेणी में श्रेणी वो इस तरह से है, यहाँ पे पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर Zn, फिर होता है आयरन, फिर Pb, यानी कि Pb क्या होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पे Hg यानी पारा होता है, और उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड जो होता है, और उसके बाद होता है प्लेटिनम। यहाँ पे इसको हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है आयरन, उसके बाद लेड होता है Pb जिसका संकेत होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Hg यानी पारा जो होता है, पारे का संकेत Hg होता है, और Ag यहाँ पे सिल्वर यानी चांदी, चांदी का संकेत क्या होता है Ag होता है, और Au यानी गोल्ड जो होता है सोना, सोने का संकेत होता है Au, और प्लेटिनम का Pt होता है। अब इस सीरीज को याद करने का हमारे पास एक तरीका है, इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, KNA को हम मिला करके क्या बनाते हैं, कैटरीना, का Mg से मैजिक, Al से अल्लाह, Zn से जाने, Fe से फिर, Pb से प्रॉब्लम, Hj है, Cu से क्यों, Hg से हैंजी, आगरा, Ag से आगरा, Au से और Pt से पटना में। यानी कैटरीना का मैजिक अल्लाह जाने, फिर प्रॉब्लम है क्यों, आगरा और पटना में। इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखते हैं। इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड जाने पर यानी नीचे की तरफ जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है, अभिक्रियाशीलता घट रही है। यहाँ पे अभिक्रियाशीलता जो होती है घट रही होती है। देखिए जैसे कि यानी इसका अर्थ है कि जो पोटासियम है सबसे अधिक क्रियाशील है और प्लेटिनम जो होता है वो कम क्रियाशील है। अब इनमें हम एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि Zn प्लस FeSO4, तो क्या ये अभिक्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हमें देखना कि क्या जिंक अभिक्रियाशील धातु है या नहीं है Fe से। तो हम क्या देखते हैं, जिंक जो होता है वह अब इसके ऊपर की तरफ है, आयरन जो है उससे ऊपर की तरफ है Zn, यानी कि Zn जो है आयरन से क्रियाशील अधिक है। तो क्या हुआ, वह उसको विस्थापित कर सकता है, यानी ये अभिक्रिया हो सकती है, यानी कि अभिक्रिया जो है कंप्लीट होती है और हमारे पास प्रोडक्ट आता है ZnSO4 प्लस Fe। फिर हम अभिक्रिया एक और लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ Pb प्लस FeSO4। अब हमें ये देखना कि Pb क्या अधिक क्रियाशील है Fe से। अगर यह अभिक्रियाशील कम होगा तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, अगर अभिक्रियाशील ज़्यादा है तो अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, Pb जो होता है Fe से नीचे आ रहा है, यानी Pb जो है Fe से कम क्रियाशील है, यानी वो उसको विस्थापित नहीं कर सकता। तो हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। किस प्रकार हम देख सकते हैं कोई अभिक्रिया हो सकती है नहीं हो सकती है। हम क्या करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी को देखते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता किसकी अधिक है। जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है वह दूसरी धातु को विस्थापित कर सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखो इसमें दिखाई दे रहा है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या किया हमने कि एक धातु थी और वहाँ पे दूसरी धातु को विस्थापित कर रहा है। अगर यहाँ पे दोनों धातुओं के क्या हो, लवण हो, दोनों धातुओं क्या हो, लवण हो, तो उन लवणों के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम अभी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। इस अभिक्रिया को देखिए, इसमें क्या हमारे पास एक हमारा जो अभिकारक है बेरियम क्लोराइड, दूसरा जो अभिकारक हमारे पास सोडियम सल्फेट,
और उसके बाद जो अभिक्रिया होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद जो बनता है उसमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे सोडियम इसके आयन के साथ चला जाता है और बेरियम जो होता है इसके आयन के साथ चला जाता है। तो इस प्रकार की जो विक्रिया होती है जिसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी ये अपने आयन उसको डोनेट कर रहा है और ये अपने आयन उसके डोनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि जिस अभिक्रिया के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है कि दो प्रकार की धातुएं विस्थापित हो रही है, वहाँ पे क्या होता है, एक धातु जब विस्थापित हो रही थी, यहाँ पे दोनों धातुएं अपनी जगह चेंज करी है, यानी अपने स्थान को चेंज करी है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास उदाहरण है द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का कि यहाँ पे एक आयन बेरियम का जो आयन है वह सल्फेट के आयन के पास चला जाता है और जो सोडियम का जो आयन है वह क्लोरीन के साथ चला जाता है, क्योंकि बेरियम की टेंडेंसी जो होती है वो सल्फेट के साथ ज़्यादा स्टेबल रहने की होती है और सोडियम की जो टेंडेंसी होती है वो क्लोरीन के साथ ज़्यादा रहने की उसकी टेंडेंसी होती है। इसलिए सोडियम जो होता है क्लोरीन के पास चला जाता है और बेरियम जो होता है वो सल्फेट के पास चला जाता है, क्योंकि वो चाहते भी इस तरह है कि सोडियम जो हमेशा क्लोरीन के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसके साथ वो अच्छा उत्पाद बनाता है, यानी कि स्टेबल उत्पाद बनाता है, यानी कि जो अभिक्रिया कम करता है वैसा उत्पाद बनाता है। उसी प्रकार बेरियम की जो टेंडेंसी है, यानी बेरियम किसके साथ रहना चाहता है, सल्फेट के साथ। इस तरह हमारे पास जो अभिक्रिया आती है उसको बोलते हैं द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। अब इसी के अंदर इसी अभिक्रिया को मैं अवक्षेपण क्रिया भी बोल सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बन रहा है उसका रंग सफ़ेद होता है और वह अघुलनशील पदार्थ है। कैसा है? अघुलनशील पदार्थ है। तो फिर मैं इसको ऐसा क्या खासियत है कि इसको मैं अवक्षेपण क्रिया बोलूँगा, क्योंकि अवक्षेपण क्रिया की परिभाषा ही यही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील उत्पाद का निर्माण होता हो उसको हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण क्रिया। यानी कि ये जो अभिक्रिया है वह क्या है, अवक्षेपण क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, एक उत्पाद ऐसा बन रहा है जो उसमें घुलनशील नहीं, यानी जल में घुलनशील नहीं है। जैसी ये क्या होता है, जल में घुलनशील है और ये भी क्या है, जल में घुलनशील है। ये क्या है, अघुलनशील है और ये क्या है, घुलनशील है। या मैं इस अभिक्रिया को एक दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि बेरियम क्लोराइड के मैं यहाँ पे अवस्था लिख देता हूँ एक्वस, यानी कि वह जल में घुलनशील है, प्लस सोडियम सल्फेट को भी मैं क्या करता हूँ, जल में घोलकर उसके साथ अभिक्रिया करवाता हूँ, ये क्यों आएगा। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बेरियम सल्फेट बनेगा वो किस तरह का होगा, जो बेरियम सल्फेट होगा वह उसके साथ मैं एक्वस नहीं लिख सकता, क्योंकि वो घुलनशील है ही नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, यानी वो ठोस रूप में बनेगा। और यहाँ पे जो NaCl बनता है वह क्या बनता है, वह घुलनशील होता है। तो इसके साथ मैं क्या लगाता हूँ, A क्यों लगाता हूँ, यानी कि जल में घुलनशील। और ये भी क्या होता है, जल में घुला हुआ है और ये भी क्या है, जल में घुलनशील है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है वो जल में अघुलनशील है। तो अवक्षेपण क्रिया क्या होती है, ऐसी विक्रिया जिसमें कोई एक अघुलनशील उत्पाद का निर्माण होता हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। तो ये हो हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण क्रिया। अब हमारा नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण जैसे आप सभी जानते हो कि कोई भी जो धातुएं होती है अगर हम उसको खुले में छोड़ देते हैं या वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वह धातुएं आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। यानी वायुमंडलीय प्रभाव के कारण किसी धातु का खराब हो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहा जो होता है ना, हम बोलते हैं लोहा जो है बाहर नहीं रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए, या उसको पेंट करके रखना चाहिए, या उसके ऊपर कोई लेपन करके रखना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो वायुमंडल में क्या करते हैं, वो संक्षारित हो जाती है। यानी कि जैसे लोहे का जो उदाहरण हमने लिया उसमें क्या उसको जंग लग जाता है। वो जंग लगना क्या एक संक्षारण क्रिया है, वो जंग लगना भी क्या एक संक्षारण क्रिया है। आपने पीतल के, तांबे के बर्तनों को देखा होगा, वह अगर कई दिन के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो क्या उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। तो वह भी एक प्रक्रिया क्या है, संक्षारण प्रक्रिया है। चांदी हम बोलते हैं कि चांदी जो होती है ना, वह क्या होती है कि थोड़े दिन के बाद में काले रंग की हो जाती है। तो वह भी क्या एक संक्षारण, यानी चांदी का भी क्या होता है, संक्षारण होता है। लेकिन चांदी एक थोड़ी सी कम क्रियाशील धातु है, इसलिए चांदी का जो संक्षारण होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, जबकि लोहा एक क्रियाशील धातु है। तो वहाँ पे लोहे को जंग लगते में कम समय लगता है, जबकि चांदी को जंग लगने में थोड़ा सा समय अधिक लगता है। लेकिन संक्षारण चांदी का भी होता है। तो संक्षारण क्या होता है, लोहे पर
जैसे भूरे रंग की परत जम जाती है, तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है, चांदी पर काले रंग की परत जम जाती है। तो संसारण क्या होता है कि धात्विक व अधात्विक पदार्थों का वायुमंडलीय प्रभाव के कारण कमज़ोर होना संसारण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे पर जो भूरे रंग की परत होती है वो किसकी वजह से होती है, वह जब यानी कि उसको जंग लगता है, वह उस जंग का फार्मूला क्या होगा हमारे पास Fe2O3 × H2। यहाँ पे X लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं H2O पे। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है तांबे पर हरे रंग की परत, वह होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। और चांदी पर जो काले रंग की परत होती है वह होती है सिल्वर सल्फाइड के निर्माण की वजह से। इस प्रकार हमने डिस्कस किया विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण क्रिया और संसारण के बारे में।